नमस्कार, मैं नीलम त्रिखा दूरदर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज के साहित्यिक सृजन कार्यक्रम में हम किसी भी बहुत बड़ी साहित्यिक हस्ती से आप सभी को रूबरू कराते हैं और आज जो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराती हूं। उनका नाम है डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी। सिंगला जी, सबसे पहले मैं आपको नमन करती हूं, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने 40 पुस्तकें लिखी हुई हैं, लेकिन आज जो खास पुस्तक के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है याद सुहानी गांव की, जिसमें आपको जयपुर साहित्य संगीति की ओर से कथेतर साहित्यिक पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आज हम यही आपसे जानने वाले हैं कि इस पुस्तक में ऐसी सब क्या वो बातें हैं जिसमें आपको पुरस्कृत किया गया है और किस तरह से परंपराओं से जुड़कर आपने याद सुहानी गांव की अपने निजी अनुभव भी और गांव की उन ऐसी बातों को सभी के सामने इस पुस्तक में लिखा है। जी देखिए मैम, उन्होंने पुस्तक को क्यों पसंद किया ये तो वही जानते हैं, लेकिन मैंने ये प्रयास किया है कि आज से 60 साल पहले हमारे हरियाणा के गांव क्या होते थे जी, क्या हमारी परंपराएं थी, क्या हमारे रीति रिवाज थे, कैसा रहन सहन था, कैसे वो लोग बिहेव करते थे, कैसे मेल जोल से रहते थे, कैसे आपसी झगड़ों को आराम से बैठ के एक चौपाल में निपटा लेते थे जी। ये सभी बातों का जिक्र किया है। एक तरह से मैंने ये प्रयास किया है कि 60 साल पहले का जो हरियाणा ना जी, उसका एक झांकी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। शायद उनको वो बात अच्छी लगी होगी, तो उन्होंने इस पुस्तक को प्रथम पुरस्कार के तौर पे चुना। बहुत बढ़िया। और सिंगला साहब, इस पुस्तक में मैंने जो देखा है, इसमें पढ़ा है कि आपने उन ऐसी बातों का जिक्र किया उस वक्त, जैसे प्रथा थी या दहेज प्रथा थी, महिलाओं के बारे में जी। और आपने आपके परिवारजनों ने भी कोशिश भी की है और उस बात के बारे में उस समय क्या जिक्र किया है, क्या परंपराएं थी, महिलाओं को की स्थिति में सुधार करने में आप के परिवार का बड़ा योगदान भी रहा है और साथ में बताया है कि कैसे उन कुरीतियों को आप सभी ने दूर करने का प्रयास किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, उस टाइम शादी ब्याह के जो रिवाज हैं उन पे तो मैं जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा जी। कुरीतियों के बारे में बताता हूँ कि उन दिनों दहेज प्रथा का बहुत जोर था। हाँ जी। हमारे गांव में ऐसा तो नहीं था कि लड़कियों को मार देते थे जन्म के टाइम, ऐसा तो नहीं था, लेकिन दहेज प्रथा के कारण लड़कियों के हेय दृष्टि से देखा जाता था। माँ बाप को ये लगता था कि ये लड़की मेरे पे बोझ है। लेकिन हमारे परिवार में, जहाँ तक हमारे परिवार की बात है ना, हमारे परिवारों ने, क्योंकि हम देवी भक्त हैं, देवी के आशीर्वाद से काम करते हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया था कि हम कोई दहेज नहीं लेंगे। हमारे परिवार में आज तक ना हमारे बुजुर्गों ने लिया, ना मेरे पिताजी ने लिया, ना मैंने कभी, हमने कभी दहेज नहीं लिया। और सबसे बड़ी खास बात कि हमारे परिवार की, हो सकता है आपको अजीब लगे, कि हमारे यहाँ बेटी को बुलाने की प्रथा नहीं थी ज़्यादा और बहू को भेजने को राजी नहीं होते थे। वो बहू को भेजते नहीं थे और बेटी को बिना काम के, बिना कारण के, शादी बिना उसके बुलाते नहीं थे। वो कहते थे कि बेटी उनकी अमानत है, उनके घर रहे और ये बहू हमारी है जी, ये हमारे यहाँ रहे। तो ऐसा वातावरण था कि बेटी को बहू से ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, बहू को पहले प्रायोरिटी दी जाती थी। और अगर बहू गलती से बहू से गलती हो जाए ना, तो बहू को नहीं डांटते थे जी, या उसकी सास को डांटेंगे या उसके घर वाले को। बिल्कुल। बहू को हमारे यहाँ किसी ने कभी डांटा नहीं, उनको दर्जा हमेशा से ऊपर बना के रखा है। ऐसा मैसेज उन्होंने समाज को हमेशा दिया है। बहुत बढ़िया। और देखिए, ये बात है भी, जब हम देखते हैं कि हरियाणा में थोड़ा बेटियों की इतनी स्थिति बहुत अच्छी नहीं, अनुपात भी अब तो खैर काफ़ी फर्क, अब तो खैर बहुत फर्क हो, अब तो बहुत फर्क हो गया। तो बहुत बढ़िया। और शिक्षा के स्तर पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस टाइम तो बस इस बात का मेरे को दुख है कि लड़कियों को ना, आप ये समझो कि स्कूल के गेट तक को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। मेरे टाइम में, मैं 12 साल तक गांव में रहा, 63 में मैंने वहाँ से 6ठी पास की। किसी भी लड़की को, गांव की लड़की को स्कूल में मैंने आते नहीं देखा। बाद में जब मैंने ये रियलाइज़ किया तो मैंने स्कूल के वालों को, अपने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा कि लड़कियों का स्कूल बनाओ। अब वहाँ पे ना एक बढ़िया लड़कियों का स्कूल है, काफ़ी प्रेस्टीज वाला और बढ़िया स्कूल है, लेकिन उस टाइम लड़कियों को पढ़ाने की प्रथा नहीं थी जी।
बहुत बढ़िया। आज की स्थिति कुछ और है। आप फरल गांव से हैं जिसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है, फल्गु, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ तक हमारे गांव की बात है, ये इसका वर्णन जो ना पुराणों में है जी, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में और दूसरों में इसका जिक्र है। और ये महाभारत कालीन है। उस समय ना इसको फल्गवन कहते थे जी, क्योंकि बहुत बड़ा वन था और ऋषि मुनि यहाँ पे हजारों साल बैठ के तपस्या करते रहे। फलक मुनि, फलक वन के नाम से। और हमारे गांव के एक प्रसिद्ध जो हमारे ऋषि हुए उनका नाम था फल्गु ऋषि जी, जिनके नाम से फल्गु हमारे तीर्थ को जाना जाता है। तो एक बार ना गयासुर ने बड़ा आतंक मचाया हुआ था। तो उन्हें कहा भी जो मेरे को शास्त्रार्थ में हराएगा ना, तब मैं इस गांव को छोड़ दूंगा, इसको किसी को इस एरिया में प्रताड़ित नहीं करूंगा और साथ ही अपनी तीनों बेटियों की शादी भी उससे कर दूंगा। जी। तो लोगों ने फल्गु ऋषि के पास गए, जन कल्याण के लिए उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप इसको हराओ, हमारी इससे जान छुड़वाओ। फिर वो उन्होंने शास्त्रार्थ किया, गयासुर को हराया, उसकी तीनों बेटियों से उनकी शादी हुई और उनमें से एक बेटी उनको बहुत पसंद थी, उसका नाम था सोमावती जी। तो गयासुर ने कहा कि श्राद्धों के दिनों में जब भी सोमावती अमावस्या आएगी, गया तीर्थ जो है ना फल्गु तीर्थ में आ जाएगा जी। जिसके पितरों को शांति नहीं मिलती होगी ना, उनको यहाँ पे शांति मिलेगी। और आज भी जब भी श्राद्धों में सोमावती अमावस्या आती है तो 15 दिन का मेला लगता है और दूर दूर से लोग आके अपने और पितरों का, बिल्कुल आपने कवर पेज पे हाँ, भी मुझे लग रहा है कि ये हमारे फल्गु तीर्थ का ये है। बहुत बड़ा। और हमारे गांव की एक और खास बात बताता हूँ, हमारे गांव में अगर किसी की डेथ हो जाए ना तो उसके फूल भी नहीं चुगते जी। मतलब हमारे हरिद्वार जाने का फैशन नहीं है। ये शास्त्रों में वर्णित है कि जिसकी मृत्यु फल्गु तीर्थ की इसमें होगी उसको वो मोक्ष का अधिकारी है जी, वो मोक्ष मिलेगा उसको। और एक और बड़ी आश्चर्य की बात आपको होगी कि हमारे गांव में एक बार कोई अच्छे साधु आए हुए थे, उस टाइम ओले पड़ने लगे तो उन्होंने ऊपर हाथ करके कहा बस आज के बाद नहीं। उसके बाद से आज तक हमारे गांव की सीमा में ओला नहीं पड़ा। क्या बात है, बहुत सीमा के बाहर है, सीमा के अंदर नहीं है जी। ऐसी एक दिव्य ज्योति गांव के ऊपर जलती थी और हमारे बुजुर्गों ने, लोगों ने खूब अच्छी तरह देखा है। डांड बड़े जब चलते थे ना तो वो दीपक और फरल गांव आ गया, दीपक जल रहा है जी जी। अब तो लाइट आने के बाद नहीं हुआ। इसलिए कई उदाहरण है वहाँ के, मतलब पवित्र तीर्थ है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है। बहुत बढ़िया। और याद सुहानी गांव की जो पुस्तक में मैंने देखा है कि आपने जो है हर वर्ग के बारे में आपने लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज के युग में हमारे जैसे युवा हैं, मुझे लगता भी नहीं है कि वो पारंपरिक मूल्य जो है वो जानते भी होंगे। बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे हैं, तो उनके बारे में भी एक बार जरूर बताएं क्योंकि आपने देखिए आज बड़ा आपकी बात सही है, दुख होता है इस बात का कि हमारी जो परंपराएं थी ना, हमारे रीति रिवाज वो पीछे छूट गए। मैंने इसमें एक पुस्तक भी लिखी है, आज तो इसमें नहीं आई, हमारी समृद्ध परंपराएं जी। उसमें शादी ब्याह का आप देखो, उस समय की जो शादी होते थे ना, समाज के हर वर्ग को उसमें इन्वॉल्व किया जाता था। बिल्कुल, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे नाई हो, चाहे तेली हो, चाहे धोबी हो, चाहे छिंबी हो, चाहे कुम्हार हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसको, चाहे ब्राह्मण हो, जिसको उसके दायरे में नहीं लिया जाए। शादी तभी संपन्न होती थी जब समाज ना एकजुट होकर उसको करता था। और देखिए समय की बात, अब वो बात बदल गई, हालांकि गांव में तो भी है। गांव की जो किसी की बेटी होती थी ना, उसको गांव की बेटी माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। दामाद किसी का आता था उसको गांव का दामाद माना जाता था। दामाद वो होता है। और आज की तरह नहीं था कि वेटर वो सर्व करेंगे या मैरिज पैलेस में होगा। अरे कहीं भी बैठ के अच्छी जगह पे ना, नीचे बैठ के पत्तल पे, और गांव के लोग परोसा करते थे जी। उसमें अपनापन देखिए, आज टेबल पे लगा देंगे, खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ। उस टाइम ऐसा नहीं था, अपने हाथ से परोसते थे। जिसने 2 फुलके खाने ना उसको भी 4 खिला देते थे। बिल्कुल। जिसने 4 लड्डू खाने उसको 8 खिला देते थे। अपनापन इतना था। वो बातें खत्म हो गई। शादी के कितने रीति रिवाज थे जी। अब कैसे कोई करेगा? महानगरों में आने के बाद तो ना हमारे रीति रिवाज बिल्कुल पीछे छूट गए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ये पीड़ा भी है। मुझे लगता है कि हर जो गांव में हमारा भारत जो है तो गांव में ही बसता है, जो हमारे पारंपरिक मूल्य है, जिसका विदेशी लोग भी उसका लोहा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही उनसे पीछे हटते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो पारंपरिक मूल्य जो है वो सबको रूबरू कराना चाहिए। और लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, चाहे आज लग रहा हो हमारे वो मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि एक दिन अवश्य आएगा, हम पुनः उन सारे रीति रिवाजों को अपनाएंगे, उन परंपराओं को अपनाएंगे
तभी हमारा भारत जो है ना उन्नत भारत कहलाएगा, समृद्ध भारत बन पाएगा। बिल्कुल। और देखिए इसमें कोई बस शुरुआत करने की देर है, लोग तंग आ चुके हैं, आडंबरों से श्रेष्ठ तंग आ चुके हैं। भारत के निर्माण में हमारे पारंपरिक मूल्यों का, रीति रिवाजों का बहुत महत्व है, और अगर हम उनको नहीं आगे अपनी युवा पीढ़ी को या आज की जनरेशन को नहीं बता पाए तो फिर उसका मुझे लगता नहीं है, हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, हम दोषी कहलाएंगे उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे एक चीज़ और भी मैंने देखा है कि याद सुहानी गांव की, ऐसे ऐसे गांव ने, चाहे खिलाड़ी वर्ग की बात हो, चाहे शिक्षा स्तर की बात हो, ऐसे ऐसे हमें योद्धा दिए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने आप को ग्रामीण क्षेत्र का बताते हुए थोड़ा सा ऐसे महसूस करते हैं कि मैं कहीं ना कहीं, मुझे लोग कमतर ना आके, वो पाश्चात्य सभ्यता में अपने आप को शहरीकरण का ज़्यादा दिखावा करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक खेलों की बात है जी, हरियाणा की लड़कियों ने लोहा मनवा दिया, बिल्कुल। पिक्चरें भी बनी जिसमें ये डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, हमारी छोरियां के छोरा तो कम है। जी बिल्कुल। तो वो आजकल जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे आ रहे हैं ना, वो महानगरों से नहीं आ रहे हैं, सारे हमारे गाँव से आ रहे हैं। और ये गाँव की परंपरा रही है, हमारे यहाँ कबड्डी खेलते थे, मतलब ऐसे ऐसे खेल खेलते थे जिनमें चोन्नी भी नहीं लगती थी जी, मनोरंजन भी पूरा होता था और बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधरता था। तो ये फिर दोबारा से ये सारा कुछ होगा, हमारी परंपराएं फिर आएंगी। और जहाँ तक महिलाओं की योग्यता की बात है, उन महिलाओं को हालांकि हमने शिक्षा नहीं दी, उनकी योग्यता के बारे में कोई शक नहीं हो सकता। जी जी, कितना बढ़िया वो अपने परिवार को चलाया करती थी। एक एक छत के नीचे 60-60, 70-70, 80-80 आदमी रहते थे, 4-4 पीढ़ियाँ। जी, कैसे संभालती थी? अगर उनमें योग्यता नहीं थी तो कैसे संभालती थी? और जहाँ तक कला की बात है, जो गीत वो गाया करती थी आज भी मन को मोह लेते हैं। अब वो कहाँ रहे, डीजे पे गाने चलते हैं, फूटबाजी हो गई। वो हर एक मौके के गीत थे, ढको पे ढको के गीत, फेरों पे फेरे को गीत, विदाई पे विदाई के गीत, और शादी के पहले जो हमारे यहाँ कहते हैं ना लेडी संगीत, क्या संगीत होता था जी, बनना है, बननी है, और बिल्कुल इस तरह के कितने सारे अच्छा सीठनियाँ होती थी, सीठनियाँ जिनको मंगल गाली का नाम देते हैं लोग, जी जी, ऐसी होती थी। वो कहाँ रही अब? बिल्कुल। तो वो उस तरह के लेडीज को हम कम नहीं आंक सकते। हम ये मानते हैं कि गांव के हैं तो हम अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने जब से होश संभाला है, मैं 1964 में कुरुक्षेत्र आया था, मैंने अपने ऊपर ये बात कभी हावी नहीं होनी थी कि मैं गाँव को, मैं किसी से कम हूँ। जी, सबको बताता हूँ कि सुनो, हमें हल्के में मत लेना। बिल्कुल, एक बहुत सुंदर संदेश भी है कि आज का जो युवा है, या हम सब भी अपनी जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहने में ही हमारी महानता है, श्रेष्ठता है। आपकी बात काट के मैं एक बात और कहूँगा जी, अब ये साबित हो चुका है कि पेड़ कितना भी बड़ा हो, बिल्कुल, अगर वो अपनी जड़ से कट जाएगा ना, वो सूख जाएगा। ये बात हमारे आजकल बच्चों के साथ हो रही है, अपनी वो जड़ों से कटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो ये मेरी पुस्तक, मेरा ये प्रयास है कि ये पढ़ के ना लोगों के अंदर ये भावना आएगी जी कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, तभी हमारी असलियत है, वरना तो कितने बड़ा पेड़ हो मुरझा जाएगा। जी बिल्कुल। और मुझे एक बात और बिल्कुल मैं गर्व से भी कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि आप भी अपने जो संस्कार हैं शायद वो विरासत में मिले हैं। आपने बताया है कि इस पुस्तक में भी कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी इसी तरह के गांव की भलाई के लिए इतने सारे कार्य करते आए हैं, और उसी से ही संबंधित आपने वो याद सुहानी गाँव की, देखिए ये आपने जो इसका टाइटल भी दिया है वो उसमें सारी बातें आ जाती हैं। पुराना वो उस समय का गाँव और आज के गाँव में आप किस तरह से देखते हैं, क्या बदलाव हुआ है अच्छे की ओर? सबसे पहले तो मैं आपको अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो पुस्तक के ऊपर कवर पेज है जी, ये मैं उस घाट के ऊपर खड़ा हूँ जो 7 पीढ़ी पहले हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। जी, क्या बात है। लाला नत्थन राम थे हमारे 7 पीढ़ी पहले। ये घाट उनका बनाया हुआ है और आज भी पानी के अंदर खड़ा है। सैकड़ों वर्ष गुजरने के बाद भी इसकी एक भी ईंट नहीं हिली। और इसके साथ साथ एक घाट और बनाया, उसको लेडीज़ के लिए उन दिनों घाट नहीं था, तो हमारे परदादा ने कहा मेरे पिताजी को कि भाई तेरी पढ़ाई पूरी होगी, 5 साल 5वीं तक की स्कूल होता था, खड़ा होकर इसको बनवा घाट को। लेडीज़ के लिए कोई घाट नहीं, उसको कहते हैं घूंघट वाला घाट जी। वो घाट आज भी खड़ा है। तो और मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है ना जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये हमारे बुजुर्गों को बनाया हुआ है। ये तो अरे आपने बताया था कि कैसे हम जुड़े उनसे, कैसे हमने सीखा। और जहाँ तक डिफरेंस की बात है, देखिए उस टाइम जितना अपनापन था ना वो शायद अब नहीं रहा।
जी। हालांकि गलियों में सफाई नहीं थी, सफाई का के नाम ही नहीं था, फिर भी मनों के अंदर जो थे ना वो विचार सबके ऊंचे थे जी। और सब एक दूसरे से ना जुड़ के चलते थे। अगर दो भाइयों में झगड़ा है ना तो घर की दहलीज के बाहर उनकी आवाज़ नहीं जाएगी जी। और अगर कोई दो परिवारों में झगड़ा हो गया, दो खानदानों में झगड़ा हो गया, तो गांव के चौधरी चौपाल में बैठ के कहते भाई बस आगे नहीं जाना। तो उस टाइम ना थाने में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना नहीं होता था। अब वो बातें नहीं रही। अब जो ना हर एक गांव में 10 से 15 लड़के तो LLB हो गए। अब उनको रोजगार के लिए ना बुरा न माने कोई, जी जी जी, हर एक बात को ना कानून की नज़र से देखने लगे, भाईचारे की नज़र से नहीं देखते, हाँ, कानून की नज़र से देखते हैं। कानून में ये लिखा है। हाँ, थाने पहुंच जाते हैं या शिकायत दर्ज करा देते हैं, जबकि मुझे लगता है कि पुराने जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे तो वहाँ थाने तक जाने की नौबत ही नहीं आती। और एक और बड़ा फर्क आया कि उस टाइम के खाने में ना पौष्टिकता होती थी जी, स्वाद कम होता था लेकिन पौष्टिकता थी। हाँ, घी बुरा, गांव के खाने की बात की जाए बिल्कुल घी बुरा, हाँ, ये मेन खुराक थी। थाली जो थी ना वो किनारी वाली होती थी और बूरा डाल के उसमें घी इतना डालते थे कि अगर किनारी ना हो तो सारा घी बाहर निकल जाए। और लोग ना कितनी खुराक कितनी थी, 1-1 किलो बूरा, आधा किलो घी में ना घोल के पी जाते थे। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आज का जो युवा है या जो शहरी में रहने वाले जो लोग हैं वो तो शुद्ध घी या दूध उनको शायद ले ही नहीं पाएंगे, तरस जाते हैं, वो उसको जाते हैं जी। और देखो खुराक की बात मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन दोनों ना हलवाई नहीं लड्डू बोसते थे, हलवाई तो बूंदी बनाते थे, तो ऐसे करके ना ऐसे करके रख देते थे, तो दोनों तरफ उनकी मुच्छे निकल आती, उनको मुच्छे लड्डू कहते थे जी जी। आज के लड्डू मेरे ख्याल उसमें से 5-6 बन जाते होंगे जी। 4 से शुरुआत होती थी बरातियों को खिलाने की। मैंने अपने हाथ से 38 जोड़े लड्डू खिलाए हैं। क्या बात, 38 जोड़े जी। आप बताए लोगों कितने, और वो लोग ना बड़े मजे में ठाठ से, उनको कोई फर्क नहीं। आज तो शुगर के मरीज हो गए हर एक आदमी। बहुत सुंदर ये मेजर फर्क बात आपने कही है। याद सुहानी गांव की इस पुस्तक में, मुझे लगता है पुस्तक नहीं तो बहुत बड़ा ग्रंथ मैं कहूँगी, इसमें आपने हर वर्ग का जिक्र किया है। बहन बेटियों की बात हो, युवाओं की बात हो, खेल की बात हो, हर जाति वर्ग की बात हो, अपनी उन पारंपरिक मूल्य रीति रिवाज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपने इसमें अपनी पूरी एक बात मैं अपनी और कहना चाहूँ जी जी। लोग कहते थे ना बेटी की क्या कदर थी, बेटी की वैसे ममता बहुत थी जी। जब भाई मकान बनाता था ना, ये परिवार में मकान बनता था, उसकी जो चौखट रखी जाती थी ना, उसके बाद उसकी चिनाई जब तक नहीं चलती थी जब बेटी आके उस पर तोता न बांधती थी। बिल्कुल। और भात में एक बार की मैं बताता हूँ कि हमारे गांव में किसी का भाई नहीं था, वो मंदिर में आके ना वो अपनी गुड़ की बेली होती है रख गई, प्रभु को कह गई कि मेरा भात बनना जी। जब गांव वालों को पता लगा तो पूरा मीटिंग हुई, 200 आदमी उस लड़की के भात में गए, 200 आदमी, 20 बैलगाड़ी, मेरे सामने की बात है। तो ये अब नहीं रहा, ये फर्क आ गया गांव और बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस पुस्तक को पढ़कर शायद फिर से वो मूल्य बिल्कुल जगेंगे, कुछ तो बदलाव तो जरूर आएगा, 2-5% तो बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास और भी आपकी ये पुस्तकें हैं, अलौकिक अनुभूतियां, गुदगुदाती यादें, दैवीय चमत्कार। देखिए पुस्तकें तो आपकी लगभग 50 के करीब आई हैं, लेकिन ये जो खास पुस्तकें मेरे पास है इस समय 3 पुस्तकें हैं, इनके बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे एक एक करके। अगर सबसे पहले मैं उसके देवी चमत्कार की बात करूं, हाँ जी, देवी चमत्कार, ये मेरी जीवन की पहली पुस्तक है। उन दिनों मैं डिप्रेशन में था, मेरी ये हाथ जो है ना डेड था, काम नहीं कर रहा था जी। हमारा देवी भक्त परिवार है, तो मैंने देवी से मैं रोज प्रार्थना करता रात को कि मेरा हाथ ठीक कर दे, ठीक कर दे। तो देखो देवी देवता भी ना भावना देखते हैं। एक बार इनको शायद लगा होगा भाई ये तो पागल हो गया, इसका हाथ ठीक करना पड़ेगा। तो उस दिन रात को 2:35 की बात है, मैं मंदिर में कह रहा था कि मेरे को ठीक करो किसी तरह। उन्होंने कहा चल बैठ के लिख। मैंने कहा बैठ के कैसे लिखूं, मेरा हाथ तो डेड है। कहे जाओ मेरा नाम लेके बैठ जाओ। मेरे को आज भी याद है, मैंने ऐसे पेन उठाया खब्बे हाथ से, ऐसे करके इसमें ना डेड था, ऐसे करके हटाया और मैं ऐसे आंखें बंद करके बैठ गया। सवेरे तक मैंने 4 पेज लिख दिए और किताब का नाम भी लिख दिया, देवी चमत्कार, मैं और मेरा परिवार। और उसके बाद डिप्रेशन कम होना शुरू हो गया। और जैसे वो देवी अदृश्य शक्ति मेरे से लिखवाती गई, मैं लिखता गया और आज बड़े 12 साल में मेरी 50 पुस्तकें आ गई। बहुत बढ़िया। ये मेरे को क्रेडिट नहीं जाता, ये जाता है हमारी देवी की भक्ति को या उस अदृश्य शक्ति को जिसने मेरे से लिखवाया। बहुत बढ़िया। पहली किताब की तो ये बात है जी। उसके बाद ये जो अलौकिक अनुभूतियों की बात करते हो जी, हर एक व्यक्ति के जीवन में
कभी ना कभी ऐसा चमत्कार जरूर आता है जी। अगर उसको ना वो भूल जाता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं रहता कि ये कितनी अजीब सी चीज़ हुई है, लेकिन ये लगता है कि कुछ हुआ है। हम कहते हैं ना यार ये काम हो गया, चमत्कार हो गया। तो मेरे जीवन में जब तक मैंने पुस्तक लिखी 22 ऐसे चमत्कार हुए जिनको मैंने सोचा कि जरूर लिखना चाहिए। एक तो हमारी पीढ़ी को पता लगेगा, एक अगली युवा शक्ति को पता लगेगा, एक समाज को पता लगेगा, समाज को पता चलेगा कि अगर हमारी भावनाएं सच्ची हो ना, प्रभु हमारे पास ही हर वक्त जी, हर वक्त हमारे साथ हैं जी, हर वक्त। बहुत सुंदर। मेरे को देख के हैरानी होती है कि कैसे लोग भूल जाते हैं कि प्रभु नहीं, लोग कहते हैं प्रभु नहीं है। नहीं है तो कैसे नहीं है? सूर्य कौन टाइम पे निकालता है, चांद को कौन निकालता है, तारों को कौन निकालता है, धरती को कौन संभालता है। तो इसमें मैंने अपने जीवन से जुड़ी, अगर कहो तो मैं शॉर्ट में एक बताता हूँ आपको, बिल्कुल शॉर्ट में। मैं गंगोत्री गया, वहाँ पे हमने स्नान करना था सवेरे, बहुत ठंड थी, ठंडी हवा चल रही थी बेशुमार। तो मैंने जब कपड़े निकाले ना, डुबकी लगाने लगा तो पानी इतना था जी। मैं बड़ा अजीब हुआ कि मैंने कहा ये प्रभु ये क्या हो गया। मैंने गंगा भाई ये क्या कर रहे हो? हाँ। मैं कैसे नहाऊंगा? तो तभी पीछे से एक साधु आया, उन्होंने कहा बेटा नहाना है। मैंने कहा, उन्हें कमंडल दिया, मैं कमंडल से नहाया। नहा के जैसे मैंने कपड़े फटाफट डाले, मैंने देखा ना कमंडल था ना साधु था, कोई भी नहीं था। जी जी, तभी तो ऐसे से मैंने ये 22 अलौकिक अनुभूति इस तरह से हुई है। बहुत बढ़िया। और गुदगुदाती यादें, देखो जब भक्ति की बात होती है ना, हर एक आदमी पे, जैसे बच्चा होता है जी फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो कॉलेज जाता है, फिर मस्ती की उम्र आती है। जी, तो हर एक आदमी ने वो मस्ती की उम्र भुगती होती है। ठीक है, अब मैं 73 से ज़्यादा हूँ, मैं 73 वर्ष की हो गया, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आया था, हम भी कॉलेज में थे, मस्ती की उम्र थी। वो मस्ती के दिनों को याद करके ना मैंने ये 2 किताबें लिखी हैं, गुदगुदाती यादें और गुदगुदाता एहसास। जी। तो इसमें ना वो कॉलेज टाइम की वो बातें, कुछ इमेजिनेशन है, कुछ देखी हुई हैं। जी। तो ये कोशिश की है दिखाने की कि हर एक लेखक जो है ना अंदर से कोमल होता है, बिल्कुल। वो हर एक बात को सहजता से ग्रहण करता है, और जब भी उसको मौका मिलता है ना, फिर वो अपने कलम का सहारा लेके उसको लिख देता है। ये मस्ती वाली, वो भक्ति वाली है, तो ये मस्ती जी वाली जी है। जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे दर्शकों को भी बहुत आनंद आ रहा हो आपकी बातें सुन के। बिल्कुल आपने अपने निजी अनुभव की बातें जो हैं, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। जो आपने अनुभव किया, जो देखा, जो सुना, और जो गांव में आपने वो जो बचपन जिया है, आपने पूर्वजों को देखा है, आपने पूरे जो है अपना निजी अनुभव इसमें लिखा, और बहुत ही सरल शब्दों में, ताकि सभी जो है हमारी युवा पीढ़ी, आज का जो समाज है जो जिस ओर जा रहा है, अपने उन मूल्यों को पहचानते हुए उससे कुछ सीख ले सके। एक और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक क्या सीख आज की युवा पीढ़ी को क्या देना चाहेंगे? मैं अपनी युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा कि वो अपने समाज से, पुरानी रीतियों को याद करके ना अपने समाज से जुड़ें, समाज से अलग होने की ना सोचें जी, समाज के साथ मिल के चलें। और जो पुराने रीति रिवाज थे ना, अगर कुछ नहीं कर सकते, अब छूटते हैं, थोड़े छूट जाएं, लेकिन उनको अपनाएं, उनकी जो मूल भावना थी ना उसको अपनाएं, और अपने गांव से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें, अपनी जड़ों को ना छोड़ें। जो मेट्रो सिटी में जो आगे ना, वो माँ बाप की कदर नहीं करते, मेरे को दुख होता है। मैं उनको कहना चाहूँगा आज की युवा पीढ़ी को कि माँ बाप की कदर करो। बिल्कुल। समाज के जो मूल्य है ना हमारे, वो मूल्य उनको अपनाओ, और एक नया भारत, उन्नत भारत, एक विकसित भारत बनाओ, ताकि हमारे लोग गर्व करें कि ये भारत वाले हैं। बिल्कुल। और आपने बहुत सारी इसी तरह से आप और भी पुस्तकें लेके आते रहे। एक पुस्तक की बात मैं अगर कहूँ तो, अगर टाइम हो तो मैं और करूँ। एक मैंने पुस्तक लिखी है, एक खुशी अपनी मुट्ठी में जी, तो वो पॉजिटिविटी पे आधारित है, लेकिन सबकी बात तो यहाँ हो ही नहीं सकती। फिर भी मैं ये कहूँगा कि इतिहास, बच्चों को ये चाहूँगा कि वो इसको पढ़ें, लेखन को जो लिख रहे हैं ना वो पढ़ें, ताकि हमारा जो लिखना है ना वो सफल हो। बिल्कुल। मेरा युवा वर्ग और सभी समाज के जो आपकी इस इतनी अच्छी पुस्तकों से जरूर सीख लेंगे, और ख़ास तौर पर याद सुहानी गांव की, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद भी और आपका आभार भी कि आज आप जो हैं यहाँ दूरदर्शन पे आए हैं। तो बहुत बहुत आपको नमन। और जी हाँ दर्शकों, फिर से हम मिलेंगे अपने कार्यक्रम साहित्य सृजन में किसी ऐसी ही खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।